हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक ही हमारे बचे हुए हैं। तो आज हम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दहन क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में दहन किया जाता है। हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन क्या है, सबसे मस्ट है दहन की प्रक्रिया के लिए। क्यों है दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी? इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव भी किया था कि दहन क्यों जरूरी ऑक्सीजन क्यों जरूरी है दहन की प्रक्रिया के लिए। ठीक, कैसे? जैसे कि यहाँ से एयर अंदर जाती है, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो वाला जो हमारा कैंडल है, मोमबत्ती है, वो जलती रहती है। ठीक, जबकि ये वाली कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि जब यहाँ से ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए जाते तो ऑक्सीजन जो अंदर जाने का रास्ता नहीं बचता। ठीक, चलिए, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे दहन के, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर दहनशील और गैर दहनशील पदार्थों के बारे में पढ़ा। फिर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि दहन के उत्पाद क्या क्या होते हैं। फिर दहन के प्रकार हमने पढ़े थे कि तीव्र दहन, सतह दहन और विस्फोट, ये हमारे दहन के प्रकार हैं इस तरीके से। फिर हमने पढ़ा था कि वायु की आपूर्ति और पूर्ति के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं तो दो तरह से हमारा जो दहन होता है, एक होता है पूर्ण दहन, एक होता है अपूर्ण दहन, यानी कि एक कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन। तो पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, जब पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन मिलती है, और इनकम्प्लीट कंबशन जब पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक, फिर हमने प्रज्वलन तापमान के बारे में पढ़ा था, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था कि जलाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। ठीक, चलिए, फिर दहन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और यदि कहीं पर अगर आग लग जाए या आग फैल जाए तो उसे कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इसके मेथड्स हमने पढ़े थे अलग अलग। ठीक, इस तरीके से आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है अग्निशामक यंत्र की मदद से। फायर एक्सटिंग्विशर ये हमारा है। ठीक, फिर ज्योति की हम बात कर रहे थे कि ज्वाला क्या होती है। फिर कैंडल में हमने सारे जोन्स के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है ज्वाला की संरचना होती है, कौन सा हमारा आउटर जोन है, मिडल जोन है, इनर जोन है, कौन सा सबसे हॉटेस्ट है, कौन सा पार्शियल हॉट है, और कौन सा जो है बिल्कुल भी हॉट पार्ट नहीं है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि कौन सा पार्ट ब्लू है, कौन सी फ्लेम येलो है, कौन सी फ्लेम ब्लैक है। तो फ्लेम को काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था बच्चों, के सारे पार्ट्स को हमने अच्छे से समझ लिया था और पढ़ लिया था। फिर ईंधन के बारे में हमने पढ़ा था कि ईंधन क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक ईंधन के बारे में ही चल रहा था बच्चों। ठीक, तो यहीं से हम जो है जो हमने पढ़ लिया उसको भी कवर कर लेंगे साथ साथ, और आगे का टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे यहीं से। चलिए, अब ईंधन के प्रकार हमने पढ़ लिए थे कि ठोस, तरल और द्रव्य ठोस, तरल और गैसीय ईंधन होते हैं। ठोस जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, कपूर है। ठीक, तरल ईंधन जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या है, द्रव्य ईंधन है। फिर गैसीय ईंधन की बात करें तो जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है, तो ये सारे ही हमारे क्या है, गैसीय ईंधन है। फिर ईंधन दक्षता की हमने बात की थी, कैलोरीफिक वैल्यू की हमने बात की थी। अब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारा एक अच्छा फ्यूल होगा, एक अच्छा ईंधन होगा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक अच्छा ईंधन जो होता है उसके क्या गुण होते हैं।
देखो सबसे पहले तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है कि वो इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। इजी टू ट्रांसपोर्ट यानी कि उसे आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है और कहीं से लाया जा सकता है। अब वो होता है चीप, एक्सपेंसिव नहीं होता। चीप यानी कि ज्यादा खर्चा उसमें नहीं आता, चीप यानी कि ज्यादा खर्चा उसमें नहीं आता। एक्सपेंसिव नहीं होता वो, ठीक है, यानी कि महंगा नहीं होता। अगर कोई ईंधन बहुत महंगा है तो वो एक अच्छा फ्यूल कैसे हुआ जब उसे लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज है, एक अच्छा ईंधन वो होता है जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि कोई फ्यूल अगर बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो यानी कि वो एक अच्छा फ्यूल है या पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे एलपीजी है तो एलपीजी से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होती, तो एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है, ठीक। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि ईंधन को जलाने के कुछ हानिकारक प्रभाव, एक दो प्रभाव हमने पढ़ लिए थे, उनको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण कण छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे ही कार्बन ईंधन ईंधन है, ठीक है। हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण ये छोड़ते हैं, तो हवा में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ये छोड़ते हैं। अब ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल से क्या होगा, अब ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे होंगे, जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर चले जाते हैं, हम इन्हें भी इनहेल कर देते हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। इन महीन कणों को सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, और ये जो महीन कण होते हैं इन्हें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, यानी कि एसपीएम कहा जाता है, ठीक, सिंपल। चलिए, ईंधन की बात करते हैं, जैसे कोयला है, गैसोलीन है या अन्य जीवाश्म ईंधन है, तो इनका अपूर्ण दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, बहुत ही जहरीली, बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, ठीक। अगर किसी कमरे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और दरवाजे वगैरह बंद है तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनका दम घुट करके मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बच्चों हम लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में दो ऑक्सीजन है, एक में एक ऑक्सीजन है, एक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, मोनो, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलो, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये हमारे ब्लड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है, जिस वजह से जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ऑक्सीजन को ले जा नहीं पाता। ये ईंधन बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, ये हाइड्रो अनबर्न पार्टिकल्स भी हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जिसमें से कई कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक कैंसर कारण होते हैं और गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करते हैं। पहली चीज तो ये हमारे रक्त में क्या करती है, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जिस वजह से जो रक्त है वो ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, जिससे किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है बच्चों। दूसरी चीज, इसमें कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। अब कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी, अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कार्सिनोजेनेटिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे कैंसर कॉज होता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स ये होते हैं, ठीक है। और भी कई स्वास्थ्य का खतरा पैदा होता है इनसे, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख सकते हैं कि ईंधन को जलाने से कई हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं, कई हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक। चलो, तो पहले तो हो गए ये दो पॉइंट जिसको हम लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा इनको पढ़ दिया था, तो यहाँ पर अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे और हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दहन के दौरान अधिकांश ईंधनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में असंतुलन पैदा करती है, ठीक। और जितने भी ईंधन जलते हैं, अधिकांश जो भी ईंधन जलते हैं, उनसे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, CO2, जिसका
फॉर्मूला होता है। तो ये वायुमंडल में असंतुलन पैदा कर रही है। असंतुलन कैसे पैदा कर रही है? देखो बच्चों, जितने ज्यादा फॉरेस्ट कटेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा जंगल कटेंगे या जंगल बर्न होंगे, जलेंगे, या प्लांट्स को काटा जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ने से अर्थ का जो टेम्परेचर है, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे तो जो भी हमारे क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र, जो नदियों के पास में है, ठीक है, सी लेवल के पास में जो क्षेत्र है, वहां पर क्या आ सकती है, बाढ़ आने की आशंका रहती है बच्चों। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक, तो ये किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का कारण। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हो रही है, ज्यादा कैसे हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ कम है, पेड़ काटे जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ों से क्या मतलब है ना, पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कनेक्शन है। तो बच्चों, आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा कि जो पेड़ है वो क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट्स, पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं ना, उसको इनहेल करके बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, उसको इनहेल करके ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक, अब वो ऑक्सीजन जो बाहर छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, और इस वजह से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो हमारी पृथ्वी पर बना हुआ है प्लांट्स की वजह से और ह्यूमंस की वजह से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जब पेड़ कटेंगे तो पेड़ों की संख्या कम होगी, तो ज्यादा प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं इनहेल कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स तो रहेंगे ही नहीं ज्यादा। अब ज्यादा प्लांट है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अब इन्वायरमेंट में तो रहेगी, जिस वजह से टेम्परेचर क्या होता रहेगा, बढ़ता है। ठीक, चलिए, तो वायुमंडल में असंतुलन पैदा कर रही है कैसे, वनों की कटाई से भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। पहली चीज क्या है, वनों की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहा जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पेड़ों की संख्या कम हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित ही नहीं कर पा रहे पेड़, इसमें इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है वह उसमें असंतुलन पैदा होता है। कैसे, एक बार इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। देखो, ट्रीज होंगी, जितनी भी हमारी ट्रीज है वो अगर कम हो जाएंगी, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ज्यादा ये इनहेल नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि देखो ये हैं हम लोग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, वहीं हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके इस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। सिंपल। अब हम कहें पेड़ ही नहीं है, तो हम ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम ही नहीं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, हमारे जितने भी क्या हैं और एनिमल्स हैं, और जो भी ह्यूमंस हैं, इसके अलावा जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सभी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा भी तो होगी। ठीक, तो पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग के होने से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू होंगे, जिससे कि फ्लड यानी कि बाढ़ आने की आशंका हो जाती है, जो भी हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं बच्चों। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आ गई। कैसे जो है, सिर्फ ईंधनों के कारण भी हम कह सकते हैं, और पेड़ काटने या पेड़ जलाने के कारण भी ये होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोयला और डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलो, जब कोयला और डीजल जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये भी बहुत हार्मफुल होती है। अब ये क्या करती है, निकलती है, जो
संक्षारक प्रकृति की होती है और नाक गले में वायु मार्ग में जलन पैदा करती है। तो इसका पहला इम्पैक्ट तो यही होता है कि नाक में, गले में और वायु मार्ग जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां पर जलन पैदा करती है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और छाती के आसपास जकड़न की भावना होती है। तो इससे क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है और घबराहट होती है, छाती के आसपास जकड़न की भावना भी होती है। ठीक है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में घुलकर एसिड बनाते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। ये जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही थी कोयला डीजल जलाने से, और पेट्रोल जलाने से क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन। अब आप कहेंगे पेट्रोल कैसे जल रहा है? देखो, कोयला भी जलता है इंडस्ट्रीज में, डीजल भी जलता है जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं, वहीं पेट्रोल भी जलता है जो हमारे हल्के या स्वचालित मोटर वाहन होते हैं, जैसे स्कूटर है, कार है, ये सारी चीजें। ठीक, वहां से नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड भी निकलते हैं। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड और सल्फर, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर क्या करते हैं? बारिश के पानी के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? एसिड यानी कि अम्ल बनाते हैं। क्या घुलकर क्या बनाते हैं? घुलकर अम्ल यानी कि एसिड बनाते हैं और अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, एसिड रेन का कारण बनते हैं। ठीक, तो जो भी डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो भी गैसेस निकल रही हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल करके बारिश के पानी के साथ घुल करके अम्ल बनाते हैं और अम्ल वर्षा करते हैं। क्या करते हैं? एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा करते हैं। अब बच्चों, ये जो अम्ल वर्षा है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एक तो अगर हमारी बॉडी के ऊपर ये अम्ल वर्षा वाला पानी गिरेगा तो इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज, ये अम्ल वर्षा वाला पानी कहाँ पर गिरेगा? मृदा यानी कि मिट्टी के ऊपर गिरेगा। ठीक है। अब मृदा के ऊपर जब ये एसिड वाला पानी गिरेगा बारिश द्वारा, वर्षा के द्वारा, तो वो जो सॉयल है वो कैसी बन जाएगी? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी बन जाएगी। अब जब ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की बन जाएगी तो यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। तो कोई भी जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, वो अच्छे से क्या नहीं करेंगे? हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो जो भी प्लांट्स होंगे उस सॉइल में वो ग्रो नहीं करेंगे। जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, खेती नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो ये जो एसिड रेन है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक। दूसरी चीज, जो हमारा संगमरमर का ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। अब उसमें भी क्या होता है कि जब एसिड गिरती है तो वो संगमरमर पत्थर क्या कर रहा है? धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। और उस एरिया के आसपास ज्यादा एसिड रेन होती है क्योंकि वहां पर जो है कई सारी फैक्ट्रीज हैं और बाकी हमारे व्हीकल्स तो चल ही रहे हैं जिनसे हमारी नाइट्रोजन गैस निकल ही रही है, नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड निकल ही रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते रहते हैं डीजल से, कोयले से। ठीक, जिस वजह से एसिड रेन ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, अगर जो कोई हमारी सॉयल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए, है ना, मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उपचार करना चाहिए जिससे कि हम उस फसल को वापस से उपजाऊ बनाए? तो हमें क्या करना है कि अम्ल का उल्टा होता है क्षार। तो हमें इसमें कोई क्षारीय प्रकृति वाली कोई चीज डालनी पड़ेगी या कोई क्षार डालना पड़ेगा जिसको हम बेस कहते हैं, जिसकी मदद से एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये एसिड के इफेक्ट को भी कम कर देती है और सॉइल को वापस से कैसे बना देती है? सही बना देती है, जिसमें कि हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको ये नोट कर लेने हैं 2 पॉइंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल का बढ़ता तापमान, अब तापमान बढ़ता तापमान है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। और तटीय जो क्षेत्र है हमारे समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र, वहां पर क्या हो रहा है? बाढ़ आ रही है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है इसके कारण ये होता है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशेषित करता है और इसे वायुमंडल में वापस भेज देता है और उसका तापमान बढ़ा देता है। ठीक है, इस कारण जो है इसका तापमान बढ़ जाता है।
इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा, ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का मतलब क्या है? का मतलब है एसिड की बारिश, जो फसलों को, मिट्टी को, जानवरों को और इमारतों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक, फसलों के लिए, मिट्टी के लिए कैसे है वो हमने जान लिया, इमारतों के लिए भी हमने जान लिया, साथ ही जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ये एसिड तब बनते हैं जब सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाते हैं। एसिड रेन उच्च ऊंचाई पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हाई ऊपर वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे कि लाल स्प्रूस, जो समुद्र तल के 2000 फीट ऊपर उगता है। झीलें नदी के पानी को अम्लीय बनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एसिड रेन होती है, वर्षा होती है, ठीक है, अब इसका पानी कहाँ जाता है? बह करके समुद्र में, नदियों में, नालियों, नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है, झीलों में जाता है। तो ये झील को भी क्या बना देता है? झील का वहां का भी क्या कर देता है? उसको भी एसिडिक बनाता है, उसको भी अम्लीय बना देता है, जिससे कि झील में, समुद्र में, नदियों में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो क्या होते हैं? उनको भी क्या मिलता है? उनको भी नुकसान पहुंचता है बच्चों। ठीक, तो एसिड रेन के बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, हमारे ऊपर भी गिरेगी, जानवरों के ऊपर गिरेगी, फसलों पर गिरेगी, हानिकारक इफेक्ट तो है। साथ ही अगर किसी ऊपर नहीं भी गिरी तो वो पानी जो गिरेगा वो बह करके जाएगा तो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना, समुद्र में, तो जिससे कि वो उसको भी क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। वहां रह रहे जो जीव होंगे उनको भी नुकसान पहुंचता है बच्चों। ठीक है, नदी पानी को अम्लीय बनाता है और जंगल की मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। अपूरणीय इमारतें, मूर्तियां और मूर्तियों को जो किसी देश की सांस्कृतिक मूर्तियां जो किसी देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, एसिड रेन के कारण नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा अगर एसिड रेन होती है तो जैसे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके अलावा ताजमहल है, तो ये इमारतें हैं। ठीक, अब इनको क्या करता है? एसिड रेन, वर्षा होती है तो इन्हें भी क्या होती है? ये जो जो ये सांस्कृतिक विरासत हमारी है, इन्हें भी नुकसान पहुंचता है बच्चों। ठीक, चलो, तो ये बात थी ग्लोबल वार्मिंग की। और अब हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं कि हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते। दूसरी चीज, हमें ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए। फिर हमें कुछ यहाँ पर पढ़ना है कि ईंधन का संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक, फिर यहीं पर हमारा चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते? लकड़ी एक सस्ता ईंधन है, आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन इसे जलाने से बहुत अधिक धुआं निकलता है। हम क्यों नहीं जलाते? हम एलपीजी क्यों प्रेफर करते हैं लकड़ी की जगह पर? क्योंकि इससे बहुत अधिक धुआं निकलता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लकड़ी के लिए पेड़ों को भी काटना पड़ता है। पेड़ों की कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ठीक, के रूप में कोयला, एलपीजी का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसीलिए जो है हम जो है कोयला या एलपीजी का उपयोग करते हैं। लकड़ी का उपयोग क्यों नहीं करते? पहली चीज, इससे बहुत ज्यादा धुआं होता है, जो श्वसन जैसी संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती है। दूसरी चीज, ईंधन के लकड़ी के लिए जो है हमें वनों को काटना पड़ता है। ठीक है, अब वनों को अगर हम काटते हैं तो पेड़ की कटाई करना क्या है? बहुत गलत है, क्योंकि पेड़ अगर कम होंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमें ऑटोमोबाइल ईंधन रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए। अब हमें सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए, पेट्रोल डीजल का क्यों नहीं? जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोल डीजल वायु में मिलकर के क्या करते हैं? सल्फर और नाइट्राइड एसिड के वर्षा के पानी के साथ मिलकर के एसिड रेन करते हैं। ठीक, इसीलिए हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही उनसे पॉल्यूशन भी होती है। तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है और पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करता है। अब पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण करते हैं। सीएनजी क्या? एक क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल यानी कि स्वच्छ ईंधन है। दूसरी चीज, इसलिए अब हमें सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। पहली चीज क्यों? क्योंकि ये क्या है? बहुत ही कम प्रदूषण करता है और ये एक स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए सीएनजी का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक, चलो बच्चों इतना नोट करो, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, तो ईंधन का संरक्षण कैसे करें? अब कैसे जो है हम ईंधन को बचा सकते हैं? तो गैस चालू करने से पहले खाना बनाते समय आवश्यक सामग्री एक स्थान पर एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यक सामग्री एक स्थान पर एकत्र करने से क्या हमारा ज्यादा गैस वेस्ट नहीं हो रहा होगा। टायरों के दबाव की नियमित जांच करें, तो जो भी टायर है उनके जो
प्रेशर है उसकी हमें नियमित जांच करनी चाहिए। छोटी दूरी के लिए कार या मोटर बाइक का उपयोग करने के बजाय पैदल चलना शुरू करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा फ्यूल बचेगा। यात्रा के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। तो यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अपना जरूरी नहीं कि हमें पर्सनल व्हीकल यूज करना ही है। तो इस तरीके से हम जो है काफी हद तक अपने ईंधन को संरक्षण कर सकते हैं। तो यहीं पर होता है बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म। अगले सेशन में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।